हमारी आज की कहानी है आदमी की नब्ज। अखबार हाथ में आते ही उसने हाथ की चाय झटके से टेबल पे रख दी और अखबार फैला लिया। मुख्य पृष्ठ पर नजर पड़ते ही वह लगभग चौंक सी उठी। सबसे ऊपर उसका आदमकद फोटो छपा था। खुद को पहली बार ध्यान से देखा उसने। कल रात मतगणना पूरी होने के बाद उसे विधायक पद पर निर्वाचित होने के प्रमाण पत्र के तत्काल बाद की फोटो है ये। तमाम लोगों द्वारा घुमा फिरा कर कही गई बात फिर उसके कान में गूंजी। अमरता तो गजब की सुंदर है, जाने कीचड़ में कैसे कमल खिल गया। उसने अखबार में छपे अपने फोटो के इर्द गिर्द निगाहें फैलाई, जहां बस्ती के उच्च वर्ग के लोग जय जयकार कर रहे थे। अमरता देवी भले ही आज विधायक बन चुकी है, लेकिन उसे पता है कि मन ही मन लोग उसके अतीत को याद कर रहे होंगे। उसका अतीत आज उसके अहम को संतुष्टि दे रहा होगा। वह ये मानते हैं कि उसकी चमड़ी की सुंदरता सामंतवाद की देन है। गोरे रंग पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी अपना अधिकार समझते हैं। वे मानते हैं कि यदि प्रकृति ने किसी को सुंदरता प्रदान की है तो इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनका ही हाथ रहा है। और ये भी निसंकोच कहते हैं, ये तो हमारा ही खून है। ऐसा कहकर वह उसकी माँ के चरित्र पर लांछन लगाने से भी संकोच नहीं करते, जबकि चरित्र को लेकर उसकी अपनी सोच ये है कि इन लोगों ने इसे अपनी तरह से प्रभाषित किया है। ईश्वर और चरित्र भी उनकी अपने मन की सर्जना है। उनकी इन संकल्पनाओं से मैं सहमत नहीं हूँ। हम जैसे खानाबदोश लोगों का कैसा ईश्वर और काहे का चरित्र? आखिर माँ का क्या दोष? बताते हैं कि बनवासी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अति सुंदरी थी, जिसकी चर्चा धरती के इंद्रलोक तक होती थी। ऐशो आराम के उपकरणों से सुसज्जित इंद्र जैसा महाबली राजा इस ऋषि पत्नी पर मोहित हो गया। उसके यहाँ तो एक से एक बढ़कर देवगणनाएं थी, फिर भी वह एक ऋषि पत्नी पर आकर्षित हुआ। अहिल्या का दोष क्या था? सिर्फ इतना कि वह असली नकली गौतम की पहचान नहीं कर पाई। इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर उसे धोखा दिया। इससे अहिल्या को पत्थर की शिला की तरह पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ा। इस तरह जाने क्या क्या सोचते रहने से उसे याद हो आई उस चमेली देवी की, जिसे वह आज भी भूल नहीं पा रही है। खूबसूरत, गोरी, चिट्टी, सलोनी आदिवासी बालिका शहडोल जिले में अमरकंटक की तलहटी में बसे फुलेरा गांव की रहने वाली थी। उस गांव में कृषि भूमि कुछ लोगों के पास सिमटती जा रही थी। धीरे धीरे भूमिहीन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस गांव में मजदूरों के मोहल्ले में उसकी कच्ची मिट्टी के घर पर खपरेलें थी। कुछ गरीब मजदूर सरपते की शान डालकर अपना समय गुजारा कर रहे थे। चमेली देवी के पिता मंटोला ने मेहनत करके घर की खपरेल बना ली थी। उनकी पुत्री चमेली का पढ़ने में खूब मन लगता था। वे अपनी पुत्री को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाने की इच्छा व्यक्त करते थे। घर गृहस्थी अच्छी चल रही थी कि अचानक नक्सली विस्फोट में पिताजी चल बसे। घर में अंधेरा छा गया। उसके बाद तो जीवन घिसट घिसट कर चलने लगा। वो पाई पाई को तरसने लगे। उस वर्ष बरसात भी कम हुई। धान की फसल नाम मात्र की हुई। गांव के लोग मजदूरी के लिए उत्तर भारत की ओर भागने लगे। चमेली भी अपनी माँ के साथ उत्कल एक्सप्रेस में लदकर चल पड़ी थी और दूसरे मजदूरों के साथ ग्वालियर जिले के एक रेलवे स्टेशन पर उतरी। वहां मजदूरों की प्रतीक्षा में खड़े लोगों में सरदार अमीर सिंह समझ गया कि ये मजदूरी के लिए आए हैं, इसलिए आगे बढ़कर उनका सामान रेल से उतरवाते हुए बोला, आराम से उतरे आप, लोगों का कोई सामान छूट ना जाए। सभी अपना अपना सामान देख लें। समझ लें आप अपने घर में आ गए हैं। मेरे होते हुए अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। यो मीठी मीठी बातें करके उसने सबसे पहले मजदूरों को अपने कब्जे में कर लिया। दूसरे लोग जो मजदूरों के लिए आए थे वे अपना समूह लिए खड़े रह गए। सरदार अमीर सिंह अपने ट्रैक्टर में लगी ट्रॉली में बिठाकर उन्हें अपने डेरे पे ले आया। चमेली की सुंदरता देखकर सरदार अमीर सिंह ने सभी को सुनाकर कहा, ये लड़की तो हमारे परिवार से मेल खाती है। ये तो हम में एकदम ही मिल गई। इससे हम मजदूरी नहीं कराएंगे। ये तो हमारे घर में बीजी को मदद करेगी। क्यों पुत्र, ठीक है ना? ये बात सुनकर वह शर्मा कर रह गई। दूसरे दिन से उसकी माँ खेत में धान काटने जाती, किंतु वह घर के कामकाज में हंसते मुस्कुराते बीजी को मदद करने लगी। उसने कुछ ही दिनों में अपनी मुस्कुराहट से सभी का दिल जीत लिया। जब धान कटाई का काम निपट गया और सारे मजदूर वापस जाने लगे तो सरदार अमीर सिंह की पत्नी चमेली की माँ को कोसा से बोली,
चमेली की माँ, हाँ अब हम इसे यहीं रखेंगे, इसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसे अपने घर की सदस्य बनाकर रखेंगे, तुम चाहो तो तुम भी इसके साथ यहीं रह सकती हो। शेष सभी मजदूर वापस लौट गए। सरदारनी की बात सुनकर कौंसा को अपनी बेटी के साथ यहीं रहना पड़ा। वह खेती किसानी के और गाय भैंसों को चारा पाने के काम में व्यस्त हो गई, किंतु चमेली उनके लड़कों के साथ खेल में मस्त हो गई। मेहमानों को चाय पानी के समय इसे चाय प्रस्तुत करने जाना पड़ता। उस समय आने वाले इससे उसका नाम पता जरूर पूछते, जिससे सरदार अमीर सिंह गर्व से तन जाते। अगले ही वर्ष उसका कक्षा 5 में प्राइवेट फार्म भरवा दिया गया। फार्म भरवाते समय सरदार अमीर सिंह को उसका ये नाम अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अमृतसर से उसका नाम जोड़ने के लिए फार्म में अमृता देवी लिख दिया। अक्षर ज्ञान तो वह अपने फुलेरा गांव में ही सीख कर आई थी। सरदार जी का क्षेत्र में ऐसा दबदबा था कि वह नकल करके कक्षा 5 पास कर गई। इससे इस परिवार पर इस उसे और अधिक विश्वास जग गया। वह मन लगाकर घर के काम के साथ साथ पढ़ाई में भी जुट गई। घर के लोग टीवी देख रहे होते तो वह देश विदेश के समाचारों को सुनने में विशेष ध्यान देती। जब जब संसद विधान सभाओं के अधिवेशन का प्रसारण होता तो वह घर के लोगों से कहती, देखने दो ना इसे। उसकी ये बात सुनकर घर के सभी लोग खिलखिलाकर हंसते हुए कहते, तू इसे क्या समझ पाएगी, जब तू विधायक बने तब तू कहीं बैठकर इसे देखना। अभी तो पापा जी के लिए जल्दी से चाय बना कर ले आ। वह रसोई घर में तो चली जाती, किंतु उसके कान टीवी पर चिपके होते। उसे जब भी समय मिलता वह किताबें उठा लेती और उन्हें पढ़ती रहती। उन दिनों उनका छोटा लड़का बेबू कक्षा 8 में पढ़ता था। अमृता भी कक्षा 5 की है, 3 साल हो गए, इसलिए सरदारनी ने उसका कक्षा 8 में प्राइवेट फार्म भरवा दिया। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में अधिकांश समय वह बेबू के साथ व्यतीत करती। बेबू के बड़े भाई बलजीत को लगने लगा कहीं ये लड़की बेबू पर तो नहीं मरने लगी। जब वह बेबू के साथ होती तो बलजीत को अच्छा नहीं लगता और वह उन दोनों के बीच पहुंच जाता। एक दिन वह रसोई घर में थी। बलजीत रसोई घर में पहुंच गया और उसने उससे आंखें लड़ाते हुए बोला, तेरी सुंदरता इन आंखों में बस गई है, लगता है तुझे जीवन भर देखता ही रहूं। लेकिन एक बात कहता हूं, तू बेबू से दूर रहा कर, समझी। ये कहकर उसके गालों पर अपना सुअर जैसा थोबड़ा रख कर उसका चुम्मा ले लिया और उसके सीने को बेरहमी से मसल डाला। चमेली ने चिल्लाना चाहा, लेकिन वह ये सोचकर रह गई ऐसा करने से उसे तत्काल ये घर छोड़ना पड़ेगा। फिर वह और उसकी माँ कहाँ जाएंगी। उसका चुप रहना बेबसी हो गया। तत्काल घर छोड़ देने की समस्या के कारण उसे ये सहना ज्यादा सस्ता लगा। इस मजबूरी ने अपमान को स्वीकार कर लिया। अब तो बलजीत हर घड़ी इसी तुकतान में रहने लगा कि कब उसका चुम्मा ले और कब उसके सीने को मसले। धीरे धीरे बात छुपी ना रही, बात बीजी के कानों तक पहुंच गई। वे चकन्नी रहने लगी। उन्हें इस लड़की के प्रति अपने दोनों लड़कों का आकर्षण खटकने लगा। कहीं ये लड़की इस घर में दोनों लड़कों के बीच विवाद का कारण ना बन जाए, ये सोचकर वे लड़की को घर से दूर भगाने की सोचने लगी। इन दिनों इनके छोटे लड़के को गांव के स्कूल का शिक्षक सुनील जाटव कक्षा 8 का ट्यूशन पढ़ाने आ रहा था। ट्यूशन पढ़ाते वह भी अपनी कक्षा 8 की किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाती। वह सोचती, मैं कोई ट्यूशन तो देती नहीं, फिर ये मास्टर मुझे इतने प्यार से क्यों पढ़ा रहा है, मैं क्यों नहीं हंस बोलकर इसको खुश रखूं। सुनील सोचता, इसकी सुंदरता प्रभु ने रच रच कर बनाई है। मैं ठहरा बदसूरत इंसान, चेचक की बीमारी ने मेरे चेहरे पर बड़े बड़े दाग छोड़े हैं। कितना बदसूरत हूं मैं, पता नहीं इसको मुझ में ऐसा क्या दिखता है जिससे ये मेरी ओर देखकर मुस्कुराती रहती है। काश जीवन में कोई ऐसा सुंदर साथी मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा, पर मेरा भाग्य ऐसा कहाँ। इसी सोच में डूबा सुनील उस दिन पढ़ाने जरा जल्दी ही पहुंच गया। उसे आया देखकर वह बोली, सर जी आज बेबू अपनी बीजी के साथ एक नातेदार के यहाँ चला गया है, वह आज नहीं पढ़ेगा। सुनील को लगा कि ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इससे कितने ही दिनों में अकेले बात करने की सोच रहा था, आज मौका मिल पाया है। ये सोचकर बोला, चलो कोई बात नहीं, मैं आ ही गया हूँ, चाहे तो आज तुम ही पढ़ लो। ये सुनकर वह बोली, आप हमें अकेले पढ़ा पाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा पाऊंगा, उसने झट से उत्तर दिया। कहीं लड़की को पढ़ाने में डर तो नहीं लगता, उसने सुनील के साहस को टटोला। मैं क्यों डरने लगा, सर जी लड़की वाला मामला है ना, मेरे लिए तो तुम मेरी विद्यार्थी हो। सर जी यहाँ कोई किसी का कुछ नहीं है,
ये जो बेबू और बलजीत है क्या सोचते हैं आप इन दोनों के बारे में? ये इस मजदूर की लड़की को बहन मानते हैं। अरे एक दोस्त बना रहा है तो दूसरा मेरा चुम्मा लेने और मुझे मसलने के लिए हर पल तैयार खड़ा रहता है। मुझे दोनों ही ठीक नहीं लगते। सुनील बोला, तुम्हारे साथ तो ये उनका व्यवहार ठीक नहीं है। वह बोली, सर जी आप तो बुद्धू हैं, कुछ नहीं जानते। उनके उसके इस कथन को समझते हुए वह उसे पढ़ाता ही रहा। वह गुरु की आसन पर जो बैठा था, यही मर्यादा उसे आगे बढ़ने से रोकती रही। जब चलने को हुआ तो चमेली को शरारत सूझी, रास्ते में पैर अड़ाकर बैठ गई। बोली, आज आप यहीं बैठें, हम आपको आज जाने नहीं देंगे। मर्यादा का खिलौना ध्वस्त हो गया। उसके हाथ ना चाहते हुए भी उसके चिकने गालों की ओर लपके। प्यार से उन पर हाथ फेरते हुए बोला, तेरे इस रूप पर सभी फिदा हो जाते हैं, इसे संभाल कर रख। वह बोली, सर जी आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं, मेरे पास इस रूप के सिवा कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी इस नैया इसी रूप के सहारे ही तो पार लगानी है। मैं समझ गई हूँ कि इससे क्या कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु लता को बढ़ने के लिए दरख्त की जरूरत है, जिसके सहारे वह खूब पल्लवित हो सके। बीजी आपके साथ मेरे ब्याह की बात करने वाली है, मेरी माँ इसके लिए तैयार है। सुनील बोला, बात इतनी बढ़ गई है और मुझे पता भी नहीं है। झूठे कहीं के, बीजी ने आपसे कुछ नहीं कहा? कहा तो है, किंतु मैंने इस बात को इस तरह से नहीं लिया। मुझ जैसे से तुम विवाह करने को कैसे तैयार हो जाओगी, विश्वास ही नहीं हुआ। तुम मुझे अंदर से बहुत अच्छे लगे हो, भोले भाले। मुझे ऐसे ही इंसान की जरूरत है। तुम गलत सोचती हो, मैं इतना भी भोला भाला नहीं हूँ। तुम कैसे हो मैं खूब जानती हूँ। शिक्षक हो, पढ़ाते हो, इसलिए मैं बच्ची दिखती हूँ। इसका अर्थ है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। आश्चर्य है कि तुम्हें बलजीत पसंद नहीं आया। उसके साथ तो मैं चौके चूल्हे तक ही सीमित रह जाऊंगी। मेरे जीवन का लक्ष्य ये नहीं है। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम शादी के लिए हाँ करो, मैं अपना लक्ष्य स्वयं पालूंगी। तुम्हें पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। ये कहकर उसने इधर उधर देखा और उसका चुम्मा ले लिया। इसी समय बलजीत यहाँ आ गया, उसे ये करते हुए देख लिया और बोला, गुरुजी क्या चमेली के साथ प्रेमालाप चल रहा है? ऐसा है तो कल से आप पढ़ाने ना आए, मैं बिजी को समझा दूंगा। सुनील वहां से उठकर बेबसी में चला गया। वह समझ गई कि इसे अच्छा नहीं लगा। वह उसे सफाई देते हुए बोली, ये हमारी जाति जैसा है ना, इसलिए। उसकी ये बात सुनकर बलजीत झुंझला गया। सुसरी ये तो इससे स्वयं ही फंस रही है। उसने इधर उधर देखा, घर सूना ही था। उसने चमेली का हाथ पकड़ा और अंदर के कमरे में ले गया। पड़े पलंग पर खींचकर ले गया और बेबसी सी वह खींचती चली चली गई और चिल्लाई, बलजीत भैया ये क्या करते हो? उसने उस चमेली को पलंग पर पटक लिया और जैसे ही आटा मांडते हैं वह उसके अंग प्रत्यंगों को मसलने लगा। ज्यों ज्यों वह छूटने का प्रयास करती त्यों तो वह उसे कड़क पकड़ता गया। उसने उसके वस्त्र उतारकर अलग फेंक दिए। अब वह पिल पड़ा था भूखे भेड़िए की तरह। कुछ ही क्षणों में बलजीत ने उसका वजूद मिटा लिया। वह ये उसे छोड़कर अलग खड़ा हो गया और वह निडाल पलंग पर पड़ी रही। यह देखकर वह बोला, अरे उठ, अब तो तू सरदारनी बन गई है, अब तू शान से सीना तान कर यहीं रह। ये सुनकर उसे में चेतना आ गई। साहस करके वह बोली, तेरी सगाई जो हो गई है उसे कहाँ ले जाएगा? उसने उत्तर दिया, दोनों साथ साथ प्रेम से रहना, इतनी बड़ी जमीन जायदाद जो है। खिसियाते हुए चमेली ने उसको हिदायत दी, बेबू भी तो मुझसे प्यार करता है, उसका मन भी बहला दिया करूंगी। तुम दोनों मुझे इसी तरह चीखते रहना। अच्छा है, किसी दिन मेरे पीछे तुम दोनों लड़ मरोगे, बाद में मुझे दोष ना देना, समझे? मैं बेबू को समझा दूंगा कि ये तेरी भाभी है। ये कहते हुए वह उस कमरे से बाहर चला गया। वह उठी और अपने वस्त्र पहने और कोठरी में माँ के पास पहुंच गई। अस्त व्यस्त हालत देखकर माँ बोली, बिटू ना, क्या बात है, आज तू कैसी दिख रही है? माँ की बात सुनकर वह फपक फपक कर रो पड़ी। बोली, जब खेत ही फसल खाने लगे तब कैसी दिखा करूंगी। बलजीत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये सुनकर उसकी माँ क्रोध में फुंकार उठी तो चमेली भी बोली, माँ अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बेटी, अब हम एक क्षण भी यहाँ नहीं रहना चाहते, किंतु अब हम इस कीचड़ भरे रास्ते से कैसे निकल भागें? समझ से काम लेना होगा। ये सुनते हुए उसने अपना सर माँ के आंचल में छिपा लिया। उसे लगा अब वह पूरी तरह सुरक्षित हो गई है। बलजीत उसका पीछा करते हुए कोठरी में आ गया। उसे देखकर माँ क्रोध में गुर्राई।
माँ ने गन्ना काटने की गंडासी उठा ली। ये देखकर उसे लगा कि माँ उसकी हत्या कर डालेगी। बलजीत ने भी उसकी माँ को गंडासी उठाते हुए देख लिया, इसलिए बोला, चाची जी, यदि मुझे मारकर तुम्हारा गुस्सा शांत होता है तो कर लो अपना गुस्सा शांत। ये कहते हुए वह उनके सामने सिर नीचा करके बैठ गया। उसका समर्पण देखकर माँ बोली, ज्यादा नाटक मत कर, भैया होकर राक्षस बन बैठा तू, मेरी आंखों के सामने से हट जा। इसी में तू अपनी खैर समझ, हट जा यहाँ से। उसकी ललकार सुनकर भी वह वहीं बैठा रहा तो माँ ही फिर से बोली, हमने तुम्हारे पिता की शरण ली है, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हमें खा ही जाओगे। हिम्मत है तो उड़ा दे हम दोनों को गोली से। मैं आदिवासी हूँ, डरती नहीं हूँ। माँ की निडरता देखकर वह वहां से चला गया। दूसरे दिन माँ ने बीजी को सारी कहानी बतला दी। बीजी ने घोषणा कर दी कि चमेली का ब्याह सुनील मास्टर से करा देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यूं बीजी के आदेश से उसका ब्याह सुनील के साथ हो गया। ब्याह में हिंदू रीति रिवाज की प्रधानता रही। उसका चित्त आदिवासी परंपराओं की स्मृति में खोया रहा। अब उसकी पहचान सुनील की पत्नी के रूप में थी। फिर से वह अपनी सोच में खो गई। मैं अमृता देवी, मैंने अपने सपनों को फैलाया। रात दिन विधायक बनने का सपना दिखने लगा। इसके लिए मैंने अपनी योग्यता बढ़ानी चाहिए। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए ओपन से हाई स्कूल की परीक्षा का फार्म भर दिया। ओपन का अर्थ खुली नकल से लगा लिया। परीक्षा भवन में नकल की सामग्री लेकर पहुंच गई। जब शिक्षकों ने मुझे नकल नहीं करने दी तो मैंने अपना प्रभाव जमाने के लिए उनसे रोब में कहा, मैं कैसे भी पढ़ लिख कर विधायक बनना चाहती हूँ। इस बात को उन्होंने हल्के में लिया होगा और मुझे नकल नहीं करने दी। फिर भी मैंने छिप छिपाकर नकल करने का प्रयास किया था। यूं मैं हाई स्कूल की परीक्षा भी पास कर गई। मेरे सामने बात पार्टी के चयन की थी। मैं सोचने लगी कि किस प्रकार पार्टी का पल्लू पकड़कर मैं विधानसभा में पहुंचूं। मैं तो अपना तन मन बेचकर अपना लक्ष्य को पाना चाहती थी। इस कुर्सी के लिए कौन क्या नहीं बेचता। धन बल, बाहुबल, जाति बल एवं संप्रदाय के उपयोग से लोग सत्ता पा जाते हैं। उसके बाद तो सभी धर्मेश्वरी बन आदर्श की बातें करने लगते हैं। मैंने मनमाफिक एक पार्टी का चयन कर अपना लक्ष्य बनाया। ये रास्ता मुझे जरा आसान लगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। साम दाम दंड भेद जो कुछ प्राप्त किया जा सकता था उसे मैं प्राप्त करने में लग गई। हंस बोलकर बड़े बड़े नेताओं को मैंने अपना बना लिया। इसी समय जनपद पंचायत के चुनाव में सदस्य के निर्वाचन हेतु जनजाति की सुरक्षित सीट से अपना फार्म डाल दिया। आदिवासी समाज मुझे जिताने के लिए एकजुट हो गया। मैं जाटो समाज में ब्याही, इस नाते उन्होंने भी मेरा स्वागत किया। अब मैं सिख जाति के वोटों को अपना बनाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर बलजीत से मिलने निकल पड़ी। उसने मेरा एक प्रेमिका की तरह स्वागत किया। मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा कि अब तू अपनी सरदारनी को इस चुनाव में जिता। ये सुनकर वह मेरे चेहरे की तरफ देखता ही रह गया। वह बोला, धोखा तो नहीं देगी? मैंने उत्तर दिया, भरोसा हो तो साथ दे। यों वह चुनाव में जी जान से लग गया और उनका सिखों में अच्छा खासा चलावा था। उसने उन्हें समझाया कि इसका सिख धर्म के अनुसार पालन पोषण हुआ है, ये हमारे ही परिवार की अंग है, हमारे धर्म में उसे पूरी आस्था है। उसने हमारे यहाँ के सारे संस्कार आत्मसात किए हैं। उसका ये नामकरण अमृतसर से जोड़ते हुए अमृता देवी मेरे पापा जी ने ही किया है। जो मीठी मीठी बातें करके उसने सभी सिखों को मेरे नाम पर एकजुट कर लिया। इन्हीं दिनों मैं एक संत जी के आश्रम में जा पहुंची। वहां पहुंचकर संत जी के चरणों में अपने पल्लू का शोर पकड़कर साष्टांग प्रणाम किया। मेरे इस अभिनय ने उनके शिष्यों का दिल जीत लिया। लोगों की इस मनोवृत्ति को समझकर मैं क्षेत्र के अन्य संत महात्माओं से भी मिली। सभी की कुछ न कुछ आकांक्षाएं थी, उनको पूरा करने के वचन दे डाले। इससे सभी प्रसन्न हो गए। इन मुफ्त के वायदों से उनका समर्थन भी मिल गया। इससे मैं जनपद पंचायत के चुनाव में सदस्य का चुनाव जीत गई, जो मैंने पहला पड़ाव पार किया। इसी के तत्काल बाद विधानसभा के चुनाव आ गए। अनुसूचित जनजाति के लिए नई रिजर्व सीट बढ़ने के कारण चुनाव जीतने वाला कोई प्रत्याशी पार्टी के पास नहीं था। मैंने इस नब्ज को समझकर अपने हाथ पैर चलाए। पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से मिली। मेरी सुंदरता देखकर अच्छे अच्छों की लार टपकने लगी। यूं इस पार्टी से टिकट
मांगने वाले सभी दावेदार प्रत्याशी मेरी मुस्कुराहट के आगे फीके पड़ गए। मेरे वोट बैंक को देखकर इस पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बना लिया। मुझे पार्टी से टिकट मिल गया और मेरे उड़ने के लिए पंख लग गए। मुझे याद है, टिकट मिलने के बाद मैं भोपाल से लौटी। मुझे पता चला कि क्षेत्र में जन समूह मेरे स्वागत को बावड़ा हो रहा है। मैंने उनका आभार मानने के अपने तरह से योजना मन ही मन बना डाली। ट्रेन से उतरते ही मैंने कुछ बड़े नेताओं से गले चिपक कर सीने के सुखद स्पर्श से उन्हें बाग बाग कर दिया। फिल्मी अंदाज में कुछ युवाओं के कपोलों पर हाथ फेरते हुए भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने लगी। महिलाओं का झुंड मालाएं लिए सामने खड़ा था। मैंने उनकी मालाएं जबरदस्ती उन्हीं के गले में डालकर उन छोटी बड़ी सभी के चरण छू लिए। आगे कुछ मनचलों का झुंड खड़ा था। मैं उनकी मनोवृत्ति पहचानती थी। मैं आगे बढ़ते हुए एक एक करके सभी के गले में अपनी बांह डालकर अपने कान से मुंह अड़ाकर प्यार का इजहार करते हुए आगे बढ़ती रही। मंच पर पहुंच गई। मैंने अपने भाषण में कहा कि मैंने अपने अस्तित्व को मिटाकर आप सबको सौंप दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरे तन मन धन पर आप सबका पूरा अधिकार है। उसका चाहे जैसे उपयोग करें। भीड़ पागलों की तरह चिल्लाने लगी, हमारा नेता कैसा हो, अमृता देवी जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, अमृता देवी जैसा हो। अब मैं चुनाव प्रचार के लिए गांव-गांव निकल पड़ी। मैंने लोगों को अपनी प्यार प्रदर्शित करने वाली नीति से अपना बनाना शुरू कर दिया। इन दिनों बलजीत गाइड की तरह हर क्षण मेरे साथ रहने लगा। सुनील बलजीत के बारे में पहले से ही परिचित था। शायद यही सोचकर उसने मेरे चरित्र का सभी के सामने खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया। बलजीत को उसकी ये बात पसंद नहीं आई और मेरा अधिक हित चिंतक बनने के लिए उसने सुनील के चांटे जड़ दिए। सुनील का आग बबूला होना स्वाभाविक था। मैंने उसे समझाया कि चुनाव तक कैसे भी करके चुप रहे, इसी में हम सबका हित है। वह पति परमेश्वर जो ठहरा। मेरी बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। विरोधियों ने उसके कान भर दिए होंगे। वह मेरे विरोध पर सीधे उतर आया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसका आक्रोश को कम करना चाहा, पर वह नहीं माना। हाथ छुड़ाकर क्रोध व्यक्त करते हुए वह घर से निकल पड़ा। घर के बाहर निकलते ही विरोधी पार्टी के नेताओं ने उसे घेर लिया। वे मेरे चरित्र के बारे में तरह तरह के जहर उगलने लगे। रातों रात दीवारों पर पोस्टर चिपका दिए गए। मुझे हराने के लिए सुनील की अपील घर घर पहुंचा दी गई। बलजीत ने उस अपील की एक प्रति मेरे हाथ पर लाकर रख दी। उसमें लिखा था, एक दुखी पति की अपील। यदि आप अपना और अपने देश का हित चाहते हैं तो इस अमृता देवी जैसी चरित्रहीन औरत को वोट ना देकर समाज को पतित होने से बचा सकते हो तो बचा लो। आपका हित चिंतक सुनील जाटव, अमृता देवी का पति। उसकी इस अपील ने मुझे हिला दिया, किंतु मैंने हार नहीं मानी। चुनाव के एक दिन पहले योजना अनुसार एकत्रित किए गए क्षेत्र के सभी युवाओं के मोबाइल नंबरों पर मैसेज भेजा। मैंने अपने अस्तित्व को मिटाकर आप सबको सौंप दिया है। अब मेरा अपना कुछ भी नहीं है। मेरे तन मन पर आप सबका पूरा अधिकार है। उसका चाहे जैसा उपयोग करें। यूं विरोधी प्रत्याशियों के विरोध के बावजूद भी मैं भारी बहुमत से विधानसभा की सदस्य चुन ली गई। मैंने सुनील को जीत की बधाई देने के लिए फोन किया। वह शायद इसी की प्रतीक्षा कर रहा था। वह तत्काल घर लौट आया। मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया और मैं इस जीत की खुशी में उससे लिपट गई। यूं उसका सारा आक्रोश मंत्र हो गया। वह बोला, मैं विरोधियों की बातों में आ गया था। मैं जानता हूं कि चुनाव में सब वैध है, किसी बात का बुरा नहीं माना जाता। ये बात कहकर उसने अपनी गलती मेरे सामने खुलकर स्वीकार कर ली। सारे नगर में मेरा जोरदार स्वागत किया। मैं बाग बाग हो गई। मैंने अपना लक्ष्य पा लिया था। मैं जानती थी शक्ति प्रदान होने पर सारे अपवादों पर धूल पड़ ही जाती है। आदमी की कमजोरी की यह नब्ज जिसने पकड़ी उसी ने हासिल कर ली सत्ता, चाहे वह सत्ता घर आंगन की हो या अपना अथवा देश विदेश की। अब मैं फूलों की दुकान पर बिकने वाली चमेली का फूल नहीं रही, अमृता देवी बन गई। अब तो मैं इस नाम की तरह सारी व्यवस्थाएं बदल देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपको ये आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।